गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा हम कर रहे थे कारक। तो कारक में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक तक कर लिए हैं। उससे आगे करते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो वह संबंध कारक कहलाता है। कि जिसमें एक वस्तु का हम दूसरी वस्तु से जो संबंध बताते हैं वो संबंध कारक है। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री। जैसे श्री राम का भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो श्री राम का भाई। रवि की बेटी पढ़ रही है, तेरी पुत्री आ गई, किसान की गाड़ी फंस गई, मेरा मित्र आया है, तेरे बेटे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर श्री राम का भाई, रवि की बेटी, तेरी पुत्री, किसान की गाड़ी, मेरा मित्र और तेरे बेटे, इनमें आपस में क्या बताया गया है? संबंध। अधिकरण कारक विभक्ति है इसकी में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञात हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। यानी कि किस आधार है किसी चीज का, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर। जैसे इसकी विभक्ति में और पर है। पुस्तक मेज पर रखी है, केले थैले में रखे हैं, बच्चे कमरे में हैं, वह छत पर सो रहा है। संबोधन कारक इसकी विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। संज्ञा शब्द की जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक क्या होता है? कि जहाँ पर किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने का ज्ञान हो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे प्रभु दया करो, अरे तुम कब आए। संबोधन कारक का सदैव विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जो संबोधन कारक होता है उसमें हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। नेक्स्ट है कारक तालिका। अब यहाँ पर जो कारक हैं हमारे सभी वो सारे कारक दे रखे हैं, उनकी पहचान, संक्षिप्त परिभाषा, उनकी विभक्ति और प्रयोग दे रखे। कर्ता क्रिया को करने वाला, विभक्ति है ने, गीता ने खाना खाया और बिना विभक्ति के गीता गई। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसकी विभक्ति है को, बिना विभक्ति के भी मैं कृष्ण को पढ़ाऊंगा और वह पत्र लिखेगी। कर्ण कारक जिस साधन से क्रिया हो, विभक्ति से और के द्वारा। चाकू से सेब छीलो, उसे तार के द्वारा सूचना भेजो। संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, विभक्ति को और के लिए। भिखारी को भोजन दो, माता जी के लिए दवा लाओ। अपदान कारक जिससे अलगाव पता चले, से विभक्ति है पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। संबंध कारक अन्य शब्दों, अन्य पदों से संबंध सूचित करने वाला का, के, की, रा, रे, री। राम का भाई, शशि की बहन, तेरा भाई, तेरी बहन। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो, में और पर। कोट अलमारी में है, मेज पर खाना लगा है। संबोधन कारक जिसे संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, हे, अरे। हे भगवान रक्षा करो, अरे मोहन तुम कब आए। अब है कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यह संबंध कारक चिन्हों से जाना जाता है। इन्हें विभक्ति चिन्ह और परसक भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको कर्म कारक होता है। कर्ण कारक में से साधन के रूप में और अपदान में पृथकता के लिए रूप में आता है। कि जो कर्ण है उसमें से साधन के रूप में और अपदान है उसमें से पृथक के रूप में आता है। प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी, तो ये इसका उदाहरण हो गया। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कारक के कितने भेद है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कारक है उसके 8 भेद हैं, यहाँ पर सभी के एक एक उदाहरण, या फिर आपने जो कारक तालिका हमने पढ़ी थी उसमें से एक एक उदाहरण लिख सकते हो। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ये तो हो गए इसके विभक्ति चिन्ह और ये सभी इसके उदाहरण है। तो आप ये उदाहरण लिखेंगे। जैसे कर्ता का है राम ने खाना खाया। कर्म मैं शाम को पत्र लिखूंगा। कर्ण राम कलम से लिखता है। संप्रदान गरीबों को भोजन दो। अपदान वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संबंध राम का भाई श्याम का भाई राम है। अधिकरण पुस्तक मेज पर है। संबोधन अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। लास्ट क्वेश्चन है परसर्ग से आप क्या समझते हैं और ये क्या काम करते हैं, इन्हें किन नामों से पुकारा जाता है।
तो उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द हैं वो प्रसर्ग या कारक चिन्ह कहलाते हैं, और कारक चिन्ह को प्रसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रसर्गों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को से के द्वारा पर वह पड़ोसियों को धमकाता है। यह खबर समाचार पत्रों में छपी है। मैं सरकार को पत्र के द्वारा सूचित करूंगा। लड़की घोड़े से गिर गई, कपड़े मेज पर रखे हैं, वह निर्धनों के लिए फल लाता है। अब है रेखांकित जो शब्द है उसको आपको कारक का नाम बताना है। रवि की बहन है, वह रवि की बहन है, तो संबंध बताया गया है कि, तो संबंध कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही हैं, तो अपादान कारक। वह छत पर बैठी है, आधार है, अधिकरण कारक। रुपए जेब में रखे हैं, आधार, अधिकरण कारक। मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाया हूँ, के लिए संप्रदान कारक। नीचे लिखे शब्दों का सही विकल्प छांटना है। मैं घोड़े से गिर पड़ा, कौन सा कारक आएगा इसमें? अपादान कारक, क्योंकि क्या हो गया, वो घोड़े से अलग हो गया है, इसलिए अपादान कारक। उसने रवि को पत्र लिखा, क्या आएगा उसमें? को आ रहा है, को, तो यहाँ पर आएगा कर्म कारक। थैले में फल है, तो इसमें आएगा अधिकरण कारक। इनको आपको कारक से मिलाना है। गांधी जी ने पत्र निकाला, कर्ता कारक। वह चाकू से सब्जी काटती है, कर्ण कारक। राधा पुस्तक पढ़ रही है, क्या आएगा इसके अंदर? कर्म कारक। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, इसमें भी कर्म कारक। अरे तुम कब आए, संबोधन। और इस संदूक में कपड़े हैं, क्या आएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यकारकों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अधिकरण की विभक्ति है में और पर, संदूक में कपड़े हैं। संप्रदान कारक विभक्ति को और के लिए, भिखारी को भोजन दो। अपादान से पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। कर्म की विभक्ति को, उसे रवि को पत्र लिखा। तो ये सभी, ये चैप्टर बेटा आपका कारक का है, ये कंप्लीट हो गया है, तो अपने नोटबुक में इसको नोट करें। थैंक यू। Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have revised our first chapter of geography, and in today's class we revised our second chapter of geography. So let me continue our today's class with the exercise of chapter number 2. Choose the correct option. First, the line which divides the earth into the northern and southern hemisphere. कि वो लाइन जो अर्थ को नदरन और सदरन दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। आंसर इज इक्वेटर। सेकेंड, टेम्परेचर जोन कॉरेस्पॉन्डेंस टू हॉट जोन्स, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, कोल्ड जोन, मॉडरेट जोन। कि जो टेम्परेट जोन होती है वो कौन सी जोन होती है? मॉडरेट जोन होती है। थर्ड, देयर आर ए टोटल ऑफ डैश लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। की टोटल लाइन्स होती है लॉन्गिट्यूडनल 180, 90, 360, 270। आंसर इज 360। फॉर द आर्कटिक सर्किल इज द 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री साउथ, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 1/2 डिग्री साउथ। आंसर इज 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। की जो आर्कटिक सर्किल है वो नॉर्थ में 66 1/2 डिग्री पे है। फिफ्थ इज द इंटरनेशनल डेट लाइन IDC रन्स अलोंग 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 23 1/2 डिग्री लैटिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 66 1/2 डिग्री लैटिट्यूड। आंसर इज 180 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ वी डू द मैचअप्स। फर्स्ट, प्राइमरी मेरिडियन, फ्रिज जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। 23 1/2 डिग्री साउथ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अंटार्कटिका 82 1/2 डिग्री ईस्ट और लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट, प्राइम मेरिडियन मैच टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रिज जोन मैच टू अंटार्कटिका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैच टू 23 1/2 डिग्री साउथ, लोकल टाइम मैच टू longitude and Indian Standard Time IST match to 82 1/2 degree east. Now we do the true false of this chapter. First true false is the earth is spherical in shape, slightly flattened at the poles. कि अर्थ स्पेरिकल है शेप में और जो पोल्स हैं उन पे फ्लैट है। दिस इज ट्रू।
द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, ये भी ट्रू है। थर्ड है लैटिट्यूड्स आर फुल सर्किल विद become larger as we move towards the equator, false. All lines of longitude meet at the two poles, true. The earth is divided into 36 time zones, this is false. Now we do the short and long question answer of this chapter. Our first short question is, how can we explain the bulk of the earth at the equator? कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर पूरा भार है। द बल्क ऑफ द अर्थ इज ए डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड पोलर डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन अबाउट द बॉडीज एक्सिस। कि जो बल्ज है, जो वजन है, वो भार है, वो अर्थ में डिफरेंस है इक्वेटर पे और पोलर्स पे उनके डायमीटर के द्वारा, इस प्लैनेट के डायमीटर के द्वारा, क्योंकि जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रोटेशन जो होता है इसका एक्सिस पे, उस पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए ग्लोब? ग्लोब क्या है? ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन ए स्मॉल स्केल इज कॉल्ड ए ग्लोब। कि एक मानव द्वारा बनाया गया अर्थ का मॉडल एक छोटे स्केल पे, उसको ग्लोब कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम? ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? Greenwich Mean Time is the mean solar time at the Royal Observatory in Greenwich near London, reckoned from midnight। कि जिसको ग्रीनविच मीन टाइम वो मीन टाइम है जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से लिया गया है लंदन में, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है मिडनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रिड्स? ग्रिड्स क्या हैं? A grid is a network of average-shaped horizontal and vertical lines used to identify locations on a map। कि ग्रिड एक नेटवर्क है जो स्पेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का होता है, किसी जगह की लोकेशन को मेंशन करने के लिए, किसी जगह की लोकेशन को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये है तो ये वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इस तरीके की जो आकृति बनती है उसको ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज प्लेसेस इन द ईस्ट हैव अर्ली सनराइज दैन दोज इन द वेस्ट? कि अर्ली जो ईस्ट साइड के प्लेसेस हैं वहाँ पे जल्दी सुबह क्यों होती है वेस्ट के जगह से? द प्लेस इन द ईस्ट हैव अर्ली सनराइज दैन दोज इन द वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि अर्थ कहाँ से रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। Now we do the long question answer. Differentiate between longitudes and latitudes. Longitude और latitude के बीच में difference बताइए। Latitudes, the latitude is the angular distance of a place north or south of the equator। कि latitude क्या है कि north में और south में जो equator से distance है, angular distance, उसको बताता है। All latitudes are drawn parallel to the equator, equator 0 degree latitude। कि ऑल लैटिट्यूड्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वेटर के पैरेलल हैं, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। एवरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड मस्ट क्रॉस द इक्वेटर। जो प्रत्येक लाइन है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है लॉन्गिट्यूड की, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम? कि आप लोकल और स्टैंडर्ड टाइम से क्या समझते हैं? लोकल टाइम, ऑल प्लेसेस अलोंग ए पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन। एग्जाम्पल ग्रीनविच मीन टाइम। कि वो टाइम जो सभी जगह पे एक जैसा होता है उसको लोकल टाइम कहते हैं, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है। सेकेंड है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू द फिक्स टाइम फॉर प्लेसेस। कि ये फिक्स होता है किसी स्थान का, और जैसे कि फॉलिंग इन द सेम मेरिडियन, किसी एक मेरिडियन में सेम टाइम होता है। जैसे एक मेरिडियन है, कोई एक लाइन है, तो उसके ऊपर यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम टाइम होगा। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जैसे कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री है, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर सभी कहीं टाइम सेम होगा। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
कि डिफरेंट हीट जोन्स के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। देयर आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की 3 हीट जोन्स हैं। पहली है हॉट जोन्स, टॉरेड जोन्स, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बिलोंग करती है, लाई करती है। इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं, हॉट जोन भी बोलते हैं। सेकंड है टेम्परेट जोन, या इसको मॉडरेट जोन भी बोलते हैं। देयर आर 2 टेम्परेट जोन, 2 टेम्परेट जोन है। फर्स्ट है इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन नदर्न हेमिस्फीयर, कि ये लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में नदर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में लाई करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब है फ्रिज जोन, देयर आर 2 फ्रिज जोन्स, इट लाई बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल, कि फ्रिज जोन भी 2 है, या इसको कोल्ड जोन बोलते हैं। एक तो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में, और दूसरी अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम है आपकी हीट जोन्स का। ये टॉरिड जोन है दोनों, ये टेम्परेट जोन है और ये फ्रिज जोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, की 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के विशेषताएं बताइए या उसके क्या यूज़ हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी मेरिडियन, इसको एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये एक इमेजिनरी लाइन है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, कि अर्थ की सरफेस पे ये एक इमेजिनरी लाइन है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। यू रिवाइज इट अगेन फॉर योर essay 1 एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, 6th class. So let's start our today's maths class. So in today's class we devising exercise 1.1 in which we first question is write in expanded form. Expanded मतलब हमें expand कर करके लिखना है इनको. So first of all यहाँ क्या करेंगे, यहाँ first of all count करते हैं क्या होता है, ones, tens, 100, then 10,000, then 1000, then 10,000, then lakh, उसके बाद आगे टर्म होती 10 लाख, then उसके बाद भी होती तो करोड़, एंड देन 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल 6 को लिखो। 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, उतनी जीरो लगा दो। ठीक है, 2 3 4 5। नेक्स्ट 4 लिखो, उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, उतनी जीरो। ठीक है, प्लस 7, उसके पीछे डिजिट है 3, 9, उसके पीछे डिजिट है 2, उसके बाद 0, 0 के बाद एक ही डिजिट है, उसको भी हम काउंट करेंगे, और 5 के बाद कोई जीरो नहीं, इसीलिए एज इट इज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ एज इट इज इसमें करेंगे, एज इट इज ही इसमें करेंगे और इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ 3, इसके बाद कितने जीरो, 2 2 एंड 3, कितना हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 2 के बाद कितनी हो जाएगी अब 6 जीरोस, 3 एंड 3 6, फिर उसके बाद 5 आ गया, 5 के बाद कितनी जीरोस आ जाएंगे 5। ठीक है, क्योंकि इनके बाद की डिजिट्स काउंट कर लो आप, वो इतनी हो गई हमारे पास, तो यहाँ पे हो गई ये। उसके बाद है प्लस 9, 9 के बाद 3 जीरोस है, उसके बाद 3 के बाद 2, 4 के बाद 1 और 5। ठीक है, एज इट इज आपको बाकी के 2 पार्ट्स करने हैं, सेम यही होगा। यहाँ पे क्या है 8 है, उसके बाद डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर इसको प्रोनाउंस करना है तो क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। मतलब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे, 81 करोड़ 5 लाख 96,327। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इंडियन सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पेयर्स में एंड देन 2 2 के पेयर्स में करते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल पेयर में क्या होता, 3 3 और 3 ऐसे डिवाइड करते हैं हम उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में करना है, मतलब ऐसे करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है ये वाली। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा करना है अब हमें। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस काउंट कर लो, अगर सीरीज में है तो ठीक है, और अगर कहीं पे मिसिंग है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, उसके प्लेस में 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 0 काउंट करो, 2 2 4 एंड 3 7, 7 के बाद 6 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो कोई मिसिंग नहीं है। 6 के बाद 5 आना चाहिए, 2 एंड 3 5, ये भी है। उसके बाद 4 आना चाहिए, यहाँ पे है 3 आना चाहिए, फिर 2 देन 1 और ये। तो सीधा ही आपको इन सब के फर्स्ट, जब डिजिट्स कोई मिसिंग नहीं है, 0 कोई मिसिंग नहीं है, तो सिंपली 5, उसके बाद 2,
उसके बाद 4, उसके बाद 3, 3 के बाद कौन सा है 8, 8 के बाद हमारे पास 6 है, 6 के बाद 7 है और 8 हो गया ये। तो अब वो करो, अब कॉमा पुट करो, पहले 3 डिजिट्स के पहले, देन 2 डिजिट एंड देन 2 डिजिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट में आओ, जीरोस काउंट करो, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 के बाद 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 5 आना चाहिए, 5 है यहाँ पे, 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 1 और 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया सिंपली 8 6 3 1 5 3 1 एंड 9, ठीक है। मतलब इनके सबके फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब कॉमा पुट करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट के पहले, देन 2 डिजिट एंड देन 2 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे 2 एंड 3 5, फिर उसके बाद कितनी होनी चाहिए 4, 4 है यहाँ पे, फिर 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ रखना है 9 8 6 5 2 एंड 3, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट के पहले, देन 2 डिजिट्स के पहले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे, फिर 5 होनी चाहिए, 2 और 3 5 है, फिर 4 देन 3 देन 2 1 और 0, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है 3 5, इसके आगे 9 है, इसके आगे 2 है, फिर क्या है 7 और 3 एंड 8, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स के बिफोर कॉमा, देन 2 डिजिट्स एंड देन 2 डिजिट्स, और इसके आगे कुछ नहीं है तो कॉमा पुट नहीं करेंगे। अगर इसको प्रोनाउंस करना तो क्या बोलेंगे, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, तो 35 lakhs 92,738, मतलब ये दोनों किस में काउंट होगी, लैख में, ये काउंट होगी हमेशा थाउजेंड्स में, ये 1 10 100 में, और इससे पहले हो जाता तो करोड्स में काउंट होती है, और उन दोनों को कलेक्टिवली करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हमें क्या बतानी, प्लेस वैल्यू बतानी ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे अंडरलाइन करी हुई एक डिजिट को, उसको हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू बतानी। प्लेस मतलब वो किस प्लेस पे है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सपेंड दैट नंबर। नाउ 5 लिखेंगे पहले, उसके बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स है 2 और 5, ठीक है, 3 और 2 5, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद कितनी जीरोस हो जाएंगी 4, उसके बाद 1, 1 के बाद 3 जीरोस, 2 के बाद 2 जीरोस और 8 के बाद 1 जीरो और उसके बाद 7। प्लेस वैल्यू किसके बताना था, 9 का। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 90,000, तो प्लेस वैल्यू इज क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी जो कितनी है 90,000, ठीक है। 9 और उसके बाद 4 जीरोस। इसके बाद हमें ये बताना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 4, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 के बाद कितनी जीरोस आ जाएंगी 6 जीरोस, ठीक है, प्लस 4 के बाद अब 5 जीरोस, 6 के बाद 4 जीरोस आ जाएंगी, और हमें 6 की बतानी थी, तो यहाँ पे अब हमें ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद वाली भी आपको लेकिन लिखनी है 2 3 प्लस 9 0 0 प्लस 80 एंड प्लस 1। प्लेस वैल्यू किसकी बतानी 60 की, तो ये क्या आ गई हमारे पास प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे 6 की बतानी है, तो यहाँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे लास्ट में आके इसकी क्या हो जाएगी, 6 के बाद कितने डिजिट है 1, तो मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 60, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपेंड ही करना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें बतानी हो तो 0 के बाद 0 की प्लेस वैल्यू बतानी, 0 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, तो 0 के बाद 6 जीरो लगा देना, वो क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। वैसे तो वो 0 ही काउंट होता है, लेकिन क्या करना आपको दिखाना जरूर है, क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 के बाद जितनी डिजिट्स है उनको लिखते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट में अब हमारे पास है राइट द फेस वैल्यू। अब हमें सिर्फ फेस वैल्यू बतानी। फेस वैल्यू मतलब होता है जो नंबर जैसा दिखता है वही। यहाँ क्या है, अंडरलाइन डिजिट पे क्या है 9, तो फेस वैल्यू इसकी होगी 9। इसमें क्या है 5, तो इसकी फेस वैल्यू होगी 5। यहाँ पे 3 है तो 3 होगी इसकी, और यहाँ पे 4 है तो 4 ही होगी। मतलब फेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, वही खुद नंबर जो डिजिट हमें अंडरलाइन है वही डिजिट हो जाएगी फेस नंबर। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे एंड देन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी उसके पीछे जितनी जीरो होगी वो सब काउंट होगी उसमें प्लेस वैल्यू में, लेकिन फेस वैल्यू में वही डिजिट खुद हो जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो कि प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, तो वहां पे हम पढ़ ही चुके हैं पहले। 1 10 100 होता है, देन
क्या होता है देन 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद क्या होता है 10 लाख के बाद करोड़ एंड देन 10 करोड़। ठीक है, ऐसे हम करके यहाँ पे टेबल्स में कर देंगे, लेफ्ट से लिखते आते हैं राइट के साइड। लेकिन अब अगर आए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है वंस, टेंस और 100। ठीक है, 100 को ऐसे ही लिखते हैं। इनकी 3 टेबल बना दी। यहाँ पे इंडियन सिस्टम में भी यही होता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1000 को मैं लिखती हूँ TH से, 10,000 को मैं लिख रही हूँ T और TH से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है 10,000 की जगह अब यहाँ 10,000 के बाद क्या हो जाता था लैख शुरू हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 100,000 भी होगा। 100,000 को मैंने इससे लिख दिया। अब ये 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 100,000 के बाद अब यहाँ लैख शुरू होता है, लैख। ठीक है, जिसको मैंने L से लिख दिया। फिर 10 लाख होता है जिसको मैंने T और L से लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है 100 लाख होता है। ठीक है, और इनको यहाँ बोलते क्या है अब यहाँ पे, अब इनको यहाँ यूं नहीं लिखते, इनको क्या लिखते हैं मिलियन। क्या लिखेंगे इनको, लाख की जगह क्या लिखते हैं मिलियन। इसको लिखेंगे 10 मिलियन और इसको लिखेंगे क्या अब ये 100 मिलियन। ठीक है, H और मिलियन। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है यहाँ पे बिलियन, 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है 3 के पेयर्स बना के और उसमें काउंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसी नंबर को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें क्या होता है 3 डिजिट्स के हम वो लगाते हैं। तो ये हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 आएगा इधर, फिर 1 है, फिर 2 इधर आ जाएगा, फिर इसके बाद कितना है 3 इधर आ जाएगा इसके नीचे, 4 इधर आ जाएगा और 6 इधर, फिर इसके बाद कितना है 8 यहाँ पे मिलियन के नीचे, 5 इधर और 7 इधर। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें ऐसे करना होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है 3 के पेयर बना के करते हैं हम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। This is for class 6th. Students, in previous video we discussed about the book exercise of future continuous tense as you see, and in today's video I will tell you the verbs not normally used in continuous tense. Now let's start with the topic. First of all, I want to tell you the remaining sentences which are left in previous video. Now let's start with that. Now second sentence is Samita and Suresh look is the verb. So in the sentence what we are going to put here will be looking for a new house while they are in Delhi. Third one is on Saturday the twins will be taking a taxi to the airport. Shall I joining your band as a singer? Grandma shall be smiling when she answers the door. This Sunday from 8 a.m. to 10 a.m. we will be picking fresh produce at the farmers market. Okay students, now we will complete it with the book exercise as you see, and do the this question in your fair notebook. Now let's start with the topic. Some verbs not normally used in continuous tense. कुछ verbs ऐसी हैं जो continuous tense के अंदर use नहीं होती. Now let's start to discuss about that. Some verbs on account of their meanings are not normally used in the continuous form. First is verbs of sense or perception, such as see, hear, smell, notice and recognize. Sentence example is I am seeing the dragonfly. Seeing word कुछ यूँ नहीं होता और इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है. I see the dragonfly. See का ing पुट नहीं कर सकते. Like that only hearing, I am hearing the nightingale sing.
ये सेंटेंस भी गलत है. I hear the nightingale sing is the correct one. Okay students, next is verbs expressing state of mind or emotion such as want, wish, desire, feel, like, love, hate, etc. are the examples. You can see the examples here also. नेक्स्ट इज विच आर द करेक्ट वन इज टिक. जो करेक्ट हैं वो उनके आगे टिक है उन सेंटेंसेस के आगे, और जो क्रॉस कर रखे हैं वो गलत हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स वो हैं थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वन आर द एग्जाम्पल्स. आई एम बिलीविंग यू आर राइट. बिलीविंग कोई सेंटेंस नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता. आई बिलीव यू आर राइट, दिस इज द सेंटेंस. Verbs of possession such as own, possesses and belong to are the verbs which are used. I am owning a car. Owning a car ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा. I own a car इस सेंटेंस का मीनिंग है, सो दिस इज करेक्ट वन. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. अप टू दिस verbs we will complete it with the verbs which are used not normally used in continuous tense, यानी कि जिन verbs के पीछे ing पुट करने के बाद कोई मीनिंग नहीं निकलता वो sentences और वो words ये हैं. Now let's start with the book exercise from the next page. Now students, let's start with the book exercise. This is first question. A. Underline the verbs in these sentences and identify their kinds. इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, ध्यान से सुनिए, वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है इस बॉक्स में आपको दिए हुए हैं टेंसेस कि इनमें से आपको कौन सा टेंस यूज़ किया है. Okay students, now some I will do for you. First sentence is she got very ill when she was traveling overseas. Traveling is the verb, you will underline it, and this is past continuous tense. Past continuous tense. Okay students, you will write it down like this. Okay, next one is it started to snow when we were at the football club. Here we are using second form of the verb, and were. Were is the helping verb. So students, this is also known as past continuous tense. So I am writing here past continuous tense. Like this you are going to identify the tenses from the sentences. Okay students, like this you will do this question and your notebook, and in the next video I will tell you how you are going to do the next one, and try the remaining sentences, otherwise I will tell you, and remaining exercises also I will tell you in the next video. I hope you understand this, how you are going to do this exercise and the verbs which are not using in the continuous tense. Thank you everyone. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, nowadays we are doing our chapter 9. In this regard, the exercise almost we have completed. Today we are just going to do the listening skill. So in this regard, let us start the स्टूडेंट हमने क्या किया है कि जो चैप्टर 9 है मौलाजी, उसका हमने चैप्टर पढ़ के एक्सरसाइज कर ली है. अब उसमें है लिसनिंग स्किल का, तो वो जो है हम पढ़ते हैं. इसमें क्या है, रीड आउट द फॉलोइंग पैराग्राफ को पढ़ना है इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन सेट इन द लिसनिंग स्किल्स. यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये मैं आपको समझा देती हूँ, और इसमें से जो लिसनिंग स्किल में चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ है वो आपको इसका आंसर इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के आपको बताना है. अब देखिए, छत्रपति शिवाजी was the greatest Maratha leader.
यानी कि शिवाजी का पूरा नाम छत्रपति शिवाजी था। तो छत्रपति शिवाजी जो है वो मराठा के बहुत बड़े लीडर हुए हैं। हिज फुल नेम वॉज शिवाजी राज भोसले, यानी कि उनका पूरा नाम क्या था शिवाजी का? शिवाजी राज भोसले। ही वॉज born in 1627 एट और 1630, यानी कि ये 1627 और 1630 के बीच में इनका जन्म हुआ था। एट शिवनरी, ये जो है शिवनरी की जगह का नाम है। ए हिल फोर्ट नियर पुणे, ये एक वो जगह है पूना में जो कि एक किला था जहाँ पे इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र, हिज जो कि महाराष्ट्र में है। हिज फादर Shahaji Raja Bhosle was employed as an officer in the army of the Sultan of बीजापुर, यानी कि शाहजी राजे जो है फादर जो शिवाजी के थे वो एम्प्लॉयड थे, यानी कि वो काम करते थे एक एज एन ऑफिसर की तरह आर्मी में। किसके? सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो बीजापुर का जो सुल्तान था उसकी आर्मी में एक ऑफिसर की हैसियत से एम्प्लॉयड थे, काम करते थे। शिवाजी वॉज ब्रॉट अप अंडर द केयर ऑफ हिज मदर, और जो है शिवाजी जो है वो अपनी माँ की देख रेख में बड़े हुए। जीजाबाई, जिनका नाम क्या था उनके माँ का? जीजाबाई। एंड गार्जियन दादोजी कौंदेव, यानी कि ये उनके गार्जियन थे जो उनका देखभाल करते थे उनके फादर की एब्सेंस में। शिवाजीज मदर जीजाबाई टोल्ड हिम मैनी इंस्पायरिंग स्टोरी सिंस चाइल्डहुड, यानी कि जो शिवाजी की मदर है जीजाबाई, उन्होंने जो है चाइल्डहुड में जब वो छोटा था तो इंस्पायरिंग, जो कि प्रेरित करती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए, इस तरह से इंस्पायरिंग जो स्टोरीज कहानियाँ जो है चाइल्डहुड में शिवाजी को सुनाती थी। शी इन्फ्लुएंस्ड इन हिम लव फॉर द मदरलैंड, और उसने जो है कूट कूट कर ये भावना भर दी थी शिवाजी में अपने मातृभूमि के लिए। हिज गुरु रामदास इंस्पायर्ड हिम विद अ नोबल एंड पैट्रियोटिक आइडियाज, और जो उसके गुरु थे शिवाजी के, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि किस तरह से हमें अपने देश के प्रति देशभक्त होना चाहिए और उनके प्रति अपने आप को जो है पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। एंड कौंदेव taught him the art of using arms and weapons, और जो कौंदेव हैं वो जो है उन्होंने उनको ये सिखाया कि किस तरह से आप जो है औजार चला सकते हैं। He organized a number of Marathi hill folk into the fighting force and began to raid neighboring territories, यानी कि क्या है कि फिर उनके जो गुरु जो कौंदेव हैं उन्होंने जो है ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज की ताकि जो है मराठी जो मराठा के वहाँ जो हिल्स हैं आसपास एरिया में, तो उन्होंने क्या किया कि उनको जो है लड़ाई लड़ना कैसे लड़नी चाहिए, इस तरह से उन्होंने कई जो है ऐसी छोटी छोटी जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज की जिससे उनको जो है सिखाया गया कि किस तरह से लड़ते हैं और किस तरह से बचाव किया जाता है लड़ाई के दौरान। सो ये जो है पैराग्राफ है स्टूडेंट्स आपका। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो स्टूडेंट इसका जो है ये देखिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम क्या था, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न, वो कब और कहाँ उनका जन्म हुआ। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वाज शिवाजीज मदर, शिवाजी की मदर कौन थी। एंड व्हाट डिड शी इन्फ्लुएंस इन हिम सिंस चाइल्डहुड, उसने बचपन में अपने बेटे को किस चीज़ से इंस्पायर किया, क्या चीज़ उसके अंदर सिखाई। नंबर फोर,
हु वॉज गुरु रामदास, गुरु रामदास कौन थे, व्हाट वॉज हिज रोल इन शिवाजीज लाइफ, और शिवाजी की लाइफ में उनका क्या रोल था। नाउ अब ये हैं दो वर्ड्स हैं जिनके आपको जो है एंटोनिम्स लिखने हैं, सिनोनिम्स लिखने हैं। इन्फ्लुएंस्ड का होता है फिल और चार्ज, और टेरिटरीज का होता है एरिया या फिर रीजन। तो ये जो सिनोनिम्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, और क्वेश्चन आंसर क्या करना है आपको, वो पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया है उस पैराग्राफ की हेल्प लेकर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका यहीं तक है, और जो है आपको एज यूजुअल जैसा मैं हमेशा बताती आई हूँ, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Student, today's session I Priyanka ma'am tell you some daily use sentence that is the topic of GK and conversation. Okay, so let's start. और फर्स्ट सेंटेंस इज क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस होता है किस चीज़ में, अंतर मीन्स, तो इसमें क्या कोई इससे फ़र्क पड़ता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली। स्टूडेंट, फाइंड देखो आप यहाँ पे कैसी के लिए यूज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यूज द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इज डिफरेंट। ओके, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे इसका मीनिंग क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसी लगी के लिए फाइंड वर्ड यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, सी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना या आंसू बहाना, तो सी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई, सी कुड नॉट होल्ड लाफिंग। होल्ड का मतलब किस चीज़ को रोकना, डिले करना किसी चीज़ को, लाफिंग मीन्स हंसना, तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए, या सी कंट्रोल डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट चीज, वो अपने आप को उससे बात करने से नहीं रोक सकी, सी कुड नॉट होल्ड हर सेल्फ टॉकिंग टू हिम। तो स्टूडेंट, यहाँ पे रोकने के लिए हमने स्टॉप यूज नहीं किया, यहाँ पे रोकने के लिए स्टॉप क्या वर्ड यूज किया, होल्ड। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द वर्ड इज मीनिंग इज डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। तो यहाँ पे देखो एक यूज नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग है आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कंप्यूटर है, सी हैज़ ए कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट वन इज छोड़ने या बात ख़त्म करो या फिर भूल जाओ। तो इसके लिए इन तीनों के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। लेट इट बी, इसको छोड़ने में, बात ख़त्म करो, फॉरगेट इट मीन्स इसको भूल जाओ, या लीव इट। हम तीनों वर्ड के लिए इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज अनवेल। नाउ नेक्स्ट इज कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए। वैसे तो जनरली मैट का मतलब मिलना होता है किसी से, बट हम यहाँ एक्सीडेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आई मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। नाउ ये रोड कहाँ जाती हैं स्टूडेंट, इसको हम 3 वे से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। वेयर डज दिस रोड गो इट, जनरली सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट इज वेयर दिस रोड इज गोइंग, यह रोड कहाँ जा रहा है। वेयर डज दिस रोड लीड टू, लीड टू का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तुमने मुझे 1 रुपये से ज़्यादा दे दिया, यू हैव गिवन मी ए रुपी एक्स्ट्रा। तुमने मुझे 1 रुपये ज़्यादा दे दिया, एक्स्ट्रा होता है ज़्यादा। तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, यू आर लुक यंगर देन योर एज। तो स्टूडेंट, यंगर का मतलब होता है छोटा। नाउ नेक्स्ट वन इज वो अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें ओल्ड यूज हुए हैं ज़्यादा के लिए, और यंगर होता है छोटे के लिए। ठीक है, मुझे बुखार सा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। फीवर का मतलब होता है बुखार, और लग रहा है मीन्स फीवरिश।
फीलिंग का मतलब फील करना, किसी चीज़ को महसूस करना। तो आई एम फीलिंग फेवरिश। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको एग्जाम के लिए लर्न करने और यूज भी। Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer and today's I revise some MS Office based questions. So let's start. Student, in previous video we completed our 16 question. Our question number 17 is slide prepare in MS Word, PowerPoint and Excel. तो और करेक्ट आंसर इज PowerPoint. हमारी जो स्लाइड्स होती है वो किसमें बनाते हैं? PowerPoint में. नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जो हम प्रिंट आउट निकालने वाले हैं उससे पहले उसका प्रीव्यू देखना कि वो कैसा प्रिंट आउट आएगा. तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? आपके पास ऑप्शन है Ctrl+F2, F3 एंड F1. तो आवर आंसर इज Ctrl+F2. नाउ नेक्स्ट वन इज in MS Word we replace option is available on. कौन से मेन्यू बार में होता है? व्यू, फाइल, एडिट एंड नन ऑफ दी. स्टूडेंट आप कोई भी टेक्स्ट राइट करते हो उसमें कुछ चेंजमेंट करने के लिए क्या करते हो? उसको एडिट. तो हमारा जो रिप्लेस है वो किसमें है? एडिट मेन्यू बार में. नाउ नेक्स्ट वन इज इन MS Word a word gets selected by clicking in the word. किस MS वर्ड में कोई भी जो वर्ड होता है वो कब सेलेक्ट होता है? जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं. तो इसमें आप ऑप्शन है आपके पास वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस. तो करेक्ट ऑप्शन इज ट्वाइस. अब कोई भी जो टेक्स्ट राइट किया उसको डबल क्लिक कर दो, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा. मीन्स और आंसर इज बी, ट्वाइस. नाउ question number 21 .docx is the file extension for MS PowerPoint, Excel and Word. तो और करेक्ट आंसर इज वर्ड. .docx किस पे लिखा होता है? जो वर्ड की फाइल होती है. एक्सेल की पे exe एंड पावरपॉइंट की पे .ppt. ओके. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको ये पता चल जाता कि ये जो फाइल आपको गिवन है वो कौन से सॉफ्टवेयर की है? पावरपॉइंट की है, एक्सेल की है या MS वर्ड की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इफ यू वांट टू गो टू एंड पेज ऑफ यू हैव टू प्रेस. अगर आपको किसी भी फाइल के एंड पेज पे जाना है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? एंड, Ctrl+End, Ctrl+Home एंड नन ऑफ दी. तो आवर आंसर इज ओनली एंड. ए ऑप्शन इज करेक्ट. Now next one is for print. Select the menu is edit, print, file and none of these. Student कोई भी जो आपने फाइल राइट की है उसको प्रिंट आउट के लिए या उसको सेलेक्ट कर ले के लिए आपके पास कौन से ऑप्शंस में क्लिक करते हुए? और आंसर इज एडिट का मतलब होता है कोई भी चेंजमेंट करना. प्रिंट का मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना. एंड फाइल्स मीन्स फाइल भी एक मेन्यू बार होता है. तो अपना हमारा आंसर है सी, फाइल मेन्यू बार में होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज F5 की इज यूज. स्टूडेंट ये की आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं. तो F5 है वो किस लिए यूज होती है? रिफ्रेश द एक्टिव विंडो. मीन्स रिफ्रेश के लिए कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं? F5. तो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 द की यूज टू रीनेम द फाइल. कोई भी फाइल है उसका नेम चेंज करने के लिए F3, F4, F2 एंड नन ऑफ दी. तो स्टूडेंट कोई भी फाइल जो होती है उसका रीनेम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? F3 का. F4 होती है कोई भी जो फाइल होती है उसको क्लोज करने के लिए, कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करने के लिए. और F2 होती है सर्चिंग यानी एप्लीकेशन. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज F3. सॉरी, करेक्ट आंसर इज F2. F3 होती है
सर्चिंग एनी एप्लीकेशन, एंड F2 होती है रीनेम एनी एप्लीकेशन, F4 डायरेक्टली शट डाउन। ठीक है, तो आपको ये 25 तक क्वेश्चन रिवाइज करने एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very delightful morning to all my dear student of class 6. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work. To continue that revision work, we are going to discuss chapter 4th exercise in today's session class, and the name of chapter is sorting material into group. We have done up to the summary and roundup of chapter 4 in our previous video. Now in today's we are going to start the exercise. We will start it from the MCQs. So let's get started with its content. See, revision work. Before starting the revision work, I will explain a few things about sorting material. Student, as you know that in our previous video we have done only the word bank. Now we will start it from the roundups. Okay. After roundup we will do the MCQs work. फर्स्टली देखिए क्या है, मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट मेक देम यूजफुल फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ बेसिक्स, उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ही वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर यूजफुल टू अस, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारा ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? मैटर से, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए मटेरियल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड प्लस में कुछ उनमें वेट होता है, कुछ मास होता है। सो ऑल दिस वी टर्म्ड एज, क्या हम बोलते हैं उन्हें? मैटर बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन के, इसके ऊपर हम क्लासिफाइड भी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जिनसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर द मटेरियल मेड अप ऑफ मैटर। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लस्चर, देयर स्टेट, हार्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस, देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डेंसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट देखिए, किसी भी मैटर को, किसी भी मटेरियल को क्लासिफाइड करने के लिए बहुत ही उसकी कुछ बेसिक आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी क्लासिफाई द मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। सिर्फ उनके बेसिस के ऊपर ही हम उन मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएंगे? लस्चर, स्टेट, हार्डनेस, ठीक है, रफनेस क्या है उनके अंदर, स्मूथनेस कैसा है, एंड देयर सॉल्युबिलिटी, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं, डेंसिटी, वो कितना स्पेस लेते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं। सो ऑल दीज वर the different characteristics on the base for to classify the materials. Classification make it easy, simple, convenient and systematic to study a large number of objects. And जो classification होता है, on the basis of classification हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आसान तरीके से समझ सकते हैं, और उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मतलब समझना, चाहे कितनी भी मतलब लार्ज क्वांटिटी दे दी गई हो हमें ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से ग्रुप में ग्रुपराइज मतलब कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट, मटेरियल्स कैन बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। और अगर हम स्टेट की बात करें, और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, तो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीन स्टेट को कंटेन करते हैं। मतलब या तो कोई भी मटेरियल है तो या तो वो स्टेट में होगा, या तो या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैसेस स्टेट में होगा, अदर कोई स्टेट नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, अगर हम लाइट को पास करने की एबिलिटी के ऊपर बात करें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट कितनी पास हो रही है, if we are talking about that, then the object's classification is on the basis of transparency, translucent and opaque. तो मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में किया गया है, ट्रांसपेरेंट जिसमें से पूरी तरीके से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट जिसमें से पार्शियली पास होती है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज ओपेक, ओपेक में से थोड़ी बहुत मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं होती है। सो ऑल दिस वर द ये है क्लासिफिकेशन उनका ऑन द बेसिस ऑफ
एबिलिटी टू पास लाइट। नाउ स्टूडेंट देखिए ये है हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज पेपर कैन बी यूज टू मेक। पेपर को यूज किया जा सकता है किस चीज को बनाने के लिए? ऑप्शंस आर बैग, अम्ब्रेला, चेयर, ऑल ऑफ दिस। नाउ वी विल टेक इट ऑन द बैग। पेपर को बैग बनाने के लिए, अम्ब्रेला और चेयर बनाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज वुडन ऑब्जेक्ट्स आर। जो वुडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, कंडक्टर्स, सॉल्युबल, ओपेक, ट्रांसपेरेंट। तो सॉल्युबल तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं। कंडक्टर हीट तो बिल्कुल नहीं कंडक्ट कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट कर सकते। सो वी विल टेक ऑन इट द ओपेक। तो ये ओपेक होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिसिबल इन वाटर। जो इमिसिबल है, ओके, मतलब घुलता नहीं है। कॉमन सॉल्ट, सुगर, कुकिंग ऑयल, ऑल ऑफ दिस। वी विल टेक ऑन द कुकिंग ऑयल बिकॉज ऑयल जो है वो आपका मतलब उस पर क्या करता है? फ्लोट करता है। आप कभी भी वाटर पे देखेंगे ऑयल तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है, मतलब आप उसे वो मिक्स नहीं होता है। सॉल्ट एंड शुगर दे बोथ कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, सो दैट्स व्हाई कुकिंग ऑयल इज इमिसिबल। और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फ्लोट्स ऑन वाटर। कौन सा सब्सटेंस है जो वाटर पे फ्लोट करता है? आयरन की, आयरन नेल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून। स्टूडेंट देखिए जितने भी आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिप हो जाएंगे, बट द प्लास्टिक टॉय विल फ्लोट ऑन द वाटर। सो राइट आंसर इज प्लास्टिक टॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्ट टू टच। कौन सा इसमें से टच करने पे सॉफ्ट नहीं होता है? सॉफ्ट नहीं होता है। सो स्टोन, ठीक है, स्टोन जो है, फेदर है, वूल है, कॉटन है। तो सॉफ्ट टू टच, नॉट सॉफ्ट टू टच, टच करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। सो स्टोन सॉफ्ट करने पर टच बिल्कुल नहीं होता है, बाकी सारे ऑप्शन होते हैं। नाउ स्टूडेंट, rest of the exercise we will do in our next video or next class. That's all for today. Take care. Goodbye. Student, before goodbye, you have to revise this for your essay 1 preparation. That's all for today.